हेलो गाइस। आज के वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन के प्रमुख कारण क्या हैं और इस स्थिति से यानी स्टैगफ्लेशन की स्थिति से किस प्रकार से बचा जा सकता है। सरकार को आर्थिक नीति का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि स्टैगफ्लेशन की समस्या उत्पन्न ना हो और अगर हो तो वो समाप्त हो जाए। तो आज ये स्टैगफ्लेशन के प्रमुख कारण क्या है ये बताने से पहले आपको एक बार रिवाइज करा दें कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब है कि आर्थिक विकास की गति में स्थिरता आ जाती है, यानी कि रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन यानी कि कीमतें बढ़ती रहती हैं। यानी कि स्टैगफ्लेशन की अवस्था में एक और आर्थिक विकास की गति रुक सी जाती है और दूसरी ओर कीमतों में वृद्धि बराबर जारी रहती है। इस अवस्था को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसमें बेरोजगारी पाई जाती है और आर्थिक शिथिलता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन का प्रमुख कारण क्या है। होता क्या है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए थोड़े समय के लिए मुद्रास्फीति का सहारा लेना तो उचित होता है, किंतु यदि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए लंबे समय तक यानी दीर्घ काल तक मुद्रास्फीति अपनाई जाती है तो इसका परिणाम स्टैगफ्लेशन के रूप में सामने आता है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में संतुलन समाप्त हो जाता है। मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण अर्थशास्त्रियों ने बताया है एडवर्स सप्लाई शॉक्स। जो सप्लाई में बाधक तत्व होते हैं उन्हीं की वजह से स्टैगफ्लेशन उत्पन्न होता है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि मुद्रा की मांग रेखा और पूर्ति रेखा दोनों एक दूसरे को E0 बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए कीमत स्तर है OP0 और इस कीमत की अवस्था में आय का स्तर है OY0, ये नेशनल इनकम है। इसके बाद यदि कुल मांग स्थिर रहती है परंतु सप्लाई बढ़ जाती है तो सप्लाई कर्व हो जाएगा AS डैश, पूर्ति कर्व रहेगा AD0। अब ये जो मांग रेखा है, मांग वक्र है, ये AS1 यानी कि नई पूर्ति रेखा को कहाँ पर काट रहा है, E2 बिंदु पर काट रहा है। इस अवस्था में क्या हुआ है, कीमत बढ़ गई है लेकिन नेशनल इनकम पहले के ही बराबर है। कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है। कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन आर्थिक विकास रुक गया है, यानी स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दूसरी ओर क्या दिखाया गया है कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा कि अब E1 पर एग्रीगेट डिमांड स्थिर रहती है लेकिन एग्रीगेट सप्लाई में कमी हो जाती है तो संतुलन E1 पर होगा, जहां पर कीमत कम हो जाएगी लेकिन जो प्रारंभिक कीमत से है उससे ज़्यादा रहेगी और राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से एडवर्स सप्लाई शॉक्स स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ब्रूनो एंड सेच, BRUNO, ब्रोनो एंड सच, SACHS, इन्होंने 1985 में बताया कि सन 1970 और 80 के दशक में जो स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी अर्थव्यवस्था में, इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ी थीं और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई थी। किन लोगों के जीवन स्तर में, जो लोग वस्तुओं का आयात कर रहे थे उनके जीवन स्तर में गिरावट आई थी। और दूसरी ओर क्या हुआ, दूसरा कारण क्या बताया कि जीवन स्तर में गिरावट होने पर भी वेज रेट में कमी नहीं हुई। जीवन स्तर गिर गया लेकिन वेज रेट में कमी नहीं हुई। डिमांड ऑफ लेबर बढ़ती गई जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया। वेज रेट और
अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन यानी कि नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। किसमें किसमें? वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरा कारण है स्टैगफ्लेशन का कि कीमतों में निरंतर वृद्धि। जब कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, कीमत में वृद्धि दर बढ़ती रहती है, तो ये स्थिति स्टैगफ्लेशन को उत्पन्न करती है। प्राइस लेवल बढ़ने पर क्या होता है? प्राइस लेवल बढ़ने पर डिमांड में कमी होती है। डिमांड में कमी होने से अनेक औद्योगिक क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें कि मंदी यानी शिथिलता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब मांग कम होगी तो उत्पादन भी कम किया जाएगा, जिससे कि कुछ क्षेत्रों में शिथिलता, रिसेशन पीरियड आ जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग अपनाई जाती है, डेफिसिट बजट बनाया जाता है, जिसकी वजह से कीमतों में और ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। डेफिसिट बजट जब बनाया जाएगा तो इस घाटे को पूरा करने के लिए मुद्रा की व्यवस्था करनी होती है, चाहे नए नोट छाप कर चाहे उधार लेकर, जिसकी वजह से समाज में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और कीमत का स्तर पहले से भी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट पहले से भी अधिक हो जाती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन उत्पन्न होता है, जैसे कि मुद्रा की मात्रा का बढ़ना। जब समाज में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरा कारण है डेफिसिट इन फॉरेन ट्रेड। जब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके फॉरेन ट्रेड में जब डेफिसिट होता है तो भी स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जैसे सूखा पड़ जाना, अत्यधिक वर्षा होना, सूरज की रोशनी जमीन पर ना आना, पृथ्वी पर ना आना, जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है और पूर्ति में कमी हो जाती है, कीमतें बराबर बढ़ती रहती हैं। तेल व कोयले की कीमत में वृद्धि। तेल और कोयले का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के तौर पे किया जाता है। जब रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ जाएंगी तेल और कोयले की, तो मानी हुई बात है कि कीमतें, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होगी और विकास नहीं हो पाएगा, स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब आपको हम बताने जा रहे हैं स्टैगफ्लेशन को दूर कैसे किया जा सकता है, रेमेडीज क्या हैं इसकी। यानी कि सरकार को आर्थिक विकास के लिए नीति का निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें पहला कारण है कि अल्पकाल में रोजगार की ऊंची दर को हाई इन्फ्लेशन रेट द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नीति बनाते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि शॉर्ट पीरियड में ऊंची रोजगार की दर को, यानी कि रोजगार को बढ़ाने के लिए कीमत वृद्धि यानी कि हाई इन्फ्लेशन रेट द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। रोजगार में वृद्धि कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है? इन्फ्लेशन रेट को ऊंचा करके हम रोजगार को दूर नहीं कर सकते। इस तथ्य को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कीमत वृद्धि की ऊंची दर रोकने के लिए आर्थिक विकास की धीमी दर अपनाना चाहिए। कीमत वृद्धि की ऊंची दर रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तेजी से विकास दर नहीं बल्कि धीमी आर्थिक विकास की दर अपनानी चाहिए। और तीसरा तथ्य ये है कि पूर्ण रोजगार प्राप्त होने पर भी धीमी आर्थिक विकास की दर रहती है। पूर्ण रोजगार प्राप्त हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आर्थिक विकास की दर बहुत ऊंची हो गई है। पूर्ण रोजगार प्राप्त होने पर भी जो आर्थिक विकास की दर है वो नीची रहती है। इस तथ्य को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, पूर्ण रोजगार को बहुत जल्दी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर कोशिश की गई, इसके लिए कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि की गई, इन्फ्लेशन में बहुत तेजी से वृद्धि की गई, तब तो स्टैगफ्लेशन आ ही जाएगा। बल्कि पूर्ण रोजगार की अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि आगामी वर्षों में साधनों का उपयोग भुगतान संतुलन में सुधार व निवेश वृद्धि में करना होगा।
सरकार को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि दीर्घकाल में यानी आगे आने वाले समय में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए और किस लिए, निवेश में वृद्धि के लिए भी साधनों की आवश्यकता होगी। इसमें साधनों को लगाना पड़ेगा। अगर सरकार नीति निर्धारण करते समय इन 5 तथ्यों को ध्यान में रखती है तो निश्चित रूप से काफ़ी हद तक स्टैगफ्लेशन की स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। थैंक यू।